देखिए अब जो हम लोग क्लास आज करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक आपका कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास होगा, ठीक है, इसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे पहली बात, और साथ ही साथ ये सब भी पढ़ेंगे कि कूलम्ब्स लॉ से अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरह का क्वेश्चन उसमें से आएगा। क्लियर है? कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने से पहले कुछ कुछ बेसिक चीजों को देख ले जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट कूलम्ब्स लॉ का। सबसे पहले ये आप समझिए कि कूलम्ब्स लॉ जो है होता क्या है। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कूलम्ब्स लॉ एक बेसिक, ठीक है, फंडामेंटल लॉ है, एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, which is used to express nature and magnitude of extent of force, ठीक है, between, क्लियर है, टू और मोर देन टू चार्जेस। क्लियर है? सबसे पहले बातों को समझिए कि कूलम्ब्स लॉ क्या है अपने आप में। तो कूलम्ब्स लॉ अपने आप में एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं पहला तो दो या दो से अधिक चार्ज के बीच नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा उसको बताने के लिए, या दो या दो से अधिक चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा इसको बताने का हम लोग काम इस्तेमाल करते हैं कूलम्ब्स लॉ। जैसे अगर आप देखें, समझिए ध्यान से, अगर आप देखें तो अगर दो चार्ज है, जैसे अगर एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है तो उसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्लियर है? अगर एक चार्ज माइनस है और दूसरा भी माइनस है तो उसके बीच में भी रिपल्शन होगा। क्लियर है? लेकिन अगर एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज माइनस है, डिसिमिलर नेचर है चार्ज का, तो उसके बीच क्या होगा बाबू, आपका अट्रैक्शन। क्लियर है? तो चार्ज का नेचर डिफाइन करेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फोर्स रिपल्सिव होगा। क्लियर है? अब देखो कूलम्ब्स लॉ किन किन बातों के लिए वैलिड है। सबसे पहला, कूलम्ब्स लॉ जो है ना, ये एप्लीकेबल है, हम कहते हैं कि इट इज एप्लीकेबल, ठीक है, फॉर पॉइंट चार्ज। क्लियर है? पॉइंट चार्ज एंड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। समझिएगा बात ध्यान से, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब है जहां पे द साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। आ गई बात समझ में? चार्ज का आकार उसके सेपरेशन के मुकाबले बहुत कम होगा। और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का कहने का मतलब है कि जब हमें चार्ज की लोकेशन, या हम यूं कह सकते हैं कि किस पॉइंट पे कितना चार्ज है वो हमको पता हो। जैसे अगर आप देखिए, समझिए ध्यान से, मान के चलो कि ये आपका एक एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे कोई एक बॉडी है। क्लियर है? यहाँ पे चार्ज मौजूद है Q1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R1। एक दूसरा चार्ज है Q2, पोजीशन वेक्टर है R2। एक तीसरा चार्ज है Q3, पोजीशन वेक्टर R3। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमको चार्ज किस लोकेशन पे कितना चार्ज है, उसका पोजीशन क्या है, ये हमको पता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहलाता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो कूलम्ब्स लॉ सबसे पहले बाबू क्या है, कूलम्ब्स लॉ सबसे पहले एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए। क्लियर है? दूसरा अगर आप देखें, क्लियर है, तो सेकेंड पॉइंट है कि कूलम्ब्स लॉ जो है, क्लियर है, हम कह सकते हैं कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स। क्लियर है? ये क्या है बाबू, सेंट्रल फोर्स। मतलब द फोर्स विल एक्ट along the line, along the line joining the centers, joining the centers। ठीक है? सो फोर्स कहां लगेगा, दोनों सेंटर को ज्वाइन करने की लाइन पे। मतलब इसमें जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो सीधा होगा।
अट्रैक्ट करेगा सीधा अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा सीधा करेगा, सो लाइन ऑफ एक्शन स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है। तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो कूलम्ब्स लॉ जो है, क्लियर है, ये अपने आप में एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है, अपने आप में क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब जो यहाँ पे वर्क डन होगा, क्लियर है ना, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन। क्लियर है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन, मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करेगा कि इनिशियल पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट क्या था। जैसे जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। जैसे मान लो एक चार्ज को, क्लियर है, क्यू नॉट, मतलब मान लो इस चार्ज को इस ए पॉइंट से लेकर करके, क्लियर है, हम बी पॉइंट पे लेके गए। क्लियर है, ये हुआ इसका इनिशियल पॉइंट, ये हुआ इसका फाइनल पॉइंट। हम चाहे इस रास्ते से लेके जाएं, चाहे हम इस रास्ते से लेके जाएं, चाहे हम इस रास्ते से लेके जाएं, चाहे हम इस रास्ते से ले जाएं, हर रास्ते से हम लेके जाएं, लेकिन क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसी के लिए यहाँ पे वर्क डन हर केस में आपका क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है, समझिएगा करके। कूलम्ब्स लॉ के बारे में सबसे पहला पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं चार्ज के बीच जो नेचर है फोर्स का, और कितना फोर्स दो या दो से अधिक चार्ज के बीच में लग रहा है, इसको पढ़ने के लिए। कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब जहाँ पे चार्ज का साइज दूरी के मुकाबले बहुत कम हो। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जहाँ पे हमको चार्ज की पोजीशन और उस पोजीशन पे कितना चार्ज है, ये दोनों चीज का ज्ञान हो। थर्ड क्या है कि ये अपने आप में एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब ये हमेशा जो है उस लाइन पे लगेगा जिस जो लाइन दोनों के सेंटर को कनेक्ट करती है। सो इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। इसका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब अट्रैक्ट भी करेगा सीधा, रिपेल भी करेगा सीधा। थर्ड क्या है, ये अपने आप में एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब कि इस केस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बाबू कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज, क्लियर है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। अगर दो चार्ज के बीच कोई फोर्स लग रहा है तो तीसरे चार्ज के होने या नहीं होने से उस फोर्स को कोई अफेक्ट नहीं होगा। ये अलग बात है कि वो चार्ज अपना फोर्स लगाएगा। क्लियर है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, ठीक है। फोर्स कभी भी सिंगल आइसोलेटेड होगा नहीं, एक्शन रिएक्शन का पेयर होगा। तो मान लो ये वाला इसको रिपेल कर रहा है, वो फोर्स क्या है, F12। चाहे ये वाला इसको रिपेल कर रहा है, फोर्स क्या हो जाएगा, F21। क्लियर है, F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि ये जो फोर्स की वैल्यू है दोनों के बीच में, फॉर एग्जांपल मान लो वो 100 न्यूटन का है। क्लियर है। तो अगर हम थर्ड चार्ज लाएंगे और ला करके कहीं पे भी रख देंगे तो ये थर्ड चार्ज इस फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। समझ रहे बात, 100 न्यूटन को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब 100 न्यूटन किसके बीच में फोर्स है, Q1 और Q2 के बीच में फोर्स है, तो वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा। ये अलग बात है कि Q3 अपना एक फोर्स Q2 पे या अपना एक फोर्स Q1 पे लगाएगा, बट दोनों के बीच के फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। आ गई बात समझ में। कितना फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, ये हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। पांचवा पॉइंट कि अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स बिटवीन चार्जेस डिपेंड्स, ठीक है, ऑन द मीडियम अराउंड द चार्ज। क्लियर है। चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो
उस चार्ज के आसपास मीडियम कौन सा है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्लियर है? सो ये जो आप 5 पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पांचों पॉइंट कूलम्ब्स लॉ के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर देते हैं, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए। क्लियर है? दूसरा, ये अपने आप में एक सेंट्रल फोर्स है, वर्क डन सेंट्रल फोर्स है, इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। तीसरा, कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। क्लियर है? उसके बाद फोर्स किसी भी दो या दो से अधिक चार्ज के बीच में अगर मान लो कोई भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो तीसरे चार्ज के आने से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अलग विषय है कि तीसरा चार्ज अपना भी फोर्स एग्जर्ट करेगा। क्लियर है? उसके बाद फोर्स बिटवीन चार्जेस डिपेंड अपॉन द मीडियम अराउंड द चार्ज, मतलब चार्ज के आसपास मीडियम क्या है उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए इसका डेरिवेशन, ठीक है, और इसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इससे किस किस तरह का क्वेश्चन जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो उसमें पूछा जाएगा। डायरेक्ट जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग लिखेंगे उससे आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। क्लियर है? समझो ध्यान से, मान लो हमारे पास दो चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा है Q2, और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या है? R। क्लियर है? अब दोनों चार्ज क्या हो सकता है? दोनों चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, दोनों चार्ज नेगेटिव हो सकता है, या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है? तो जो इनके बीच फोर्स है ना F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। समझिए ध्यान से, जब भी हम कूलम्ब्स लॉ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो हम चार्ज के बीच चार्ज का जो नेचर है उसको कंसीडर करेंगे अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए। फॉर्मुलेशन करने के दौरान वैल्यू निकालने के समय हम चार्ज का मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करेंगे। क्लियर है? सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट Q1 Q2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट घटेगा तो फोर्स क्या होगा? उसमें आपको क्या मिलेगा? वो फोर्स डिक्रीज करेगा। कहीं कोई बात? सेकंड जो आता है फोर्स F इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है? इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कमेगा, या अगर डिस्टेंस कमेगा तो फोर्स बढ़ेगा। क्लियर है? कूलम्बिक फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट 1/r²। इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमको मिलता है F प्रोपोर्शनेट मॉड Q1 Q2 अपॉन में r²। क्लियर है? फिजिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं। क्लियर है? सो F इज इक्वल टू K मॉड Q1 Q2 अपॉन में r²। क्लियर है? अगली बात समझ में, जहां पे वेयर K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी, शॉर्ट में हम लिखे हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड क्लियर है कूलम्बिक कांस्टेंट। क्लियर है? ऑल्सो कॉल्ड क्लियर है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। कहीं कोई दिक्कत? F बराबर क्या हो गया बाबू? F बराबर हो गया K Q1 Q2 अपॉन में r²। क्लियर है? अब ये जो K की वैल्यू है ना, वो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन जो है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्लियर है? और इस एप्सिलॉन का मान होता है, वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। क्लियर है? क्या होता है वैल्यू इसका? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। क्लियर है? ये जो परमिटिविटी आप देख रहे हैं, क्या होता है परमिटिविटी समझते हैं?
परमिटिविटी का अर्थ है अपोजिशन, ठीक है। परमिटिविटी का मतलब क्या है बाबू? परमिटिविटी का मतलब है अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक फोर्स या टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द मीडियम। मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना अपोजिशन कर रहा है, यही क्या है? परमिटिविटी। आ गई बात समझ में? ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। ये जो एप्सिलॉन है, क्लियर है? ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन आर, इसमें एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं, क्लियर है, एब्सोल्यूट, क्लियर है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 का पावर -12, क्लियर है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्लियर है। इसकी दूसरी यूनिट, दूसरे टर्म में इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट, अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फराड पर मीटर। आ गई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? अब ये जो एप्सिलॉन आर है, क्लियर है, जिसको हम लोग बोलते क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और कौन सा मीडियम? चार्ज के अराउंड जो मीडियम है, क्लियर है। और ये क्या है? ये एक प्योर नंबर है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? एक प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका एक वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 समथिंग इस तरह का, क्लियर है। अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, उसकी वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में लाई करती है, 1 से इंफिनिटी। इसकी वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, क्लियर है। इसकी वैल्यू 1.003 सिमिलर टू 1, क्लियर है, सिमिलर टू 1 होती है एयर के लिए। इसकी वैल्यू 5 से 10 होती है ग्लास के लिए, 5 से 10 के बीच में ग्लास के लिए, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है 81 होती है वाटर के लिए, क्लियर है। आ गई बात समझ में? और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है किसके लिए? मेटल्स के लिए। आ गई बात समझ में? सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है अलग अलग मीडियम के, सॉरी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए क्या होगी? अलग अलग, क्लियर है। सो अब अगर हम देखें तो हमको अब दो चीज यहां पे मिल रहा है। पहला चीज था कि एफ प्रोपोर्शनेट मॉड, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, एफ प्रोपोर्शनेट मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। कहीं कोई दिक्कत? फिर F इज इक्वल टू के मॉड Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर आया, कोई दिक्कत नहीं है। के की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्लियर है, जिसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। कहीं कोई दिक्कत? अगर हम बात करें, ठीक है, इन एयर, एयर, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो गई, क्लियर है, वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो के की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट क्या हो गया इसका? इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? अगर हम सारा वैल्यू रख दें, क्लियर है, 1/4 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 का पावर -12, तो ये वैल्यू हो जाती है के बराबर 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो समझो, तो F इज इक्वल टू नाउ के मॉड Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, क्लियर है। F बराबर क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r मॉड Q1 Q2 अपॉन में कितना r स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? लेकिन क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन r लगा है तो इसका मतलब ये फोर्स इन मीडियम है। आ गई बात समझ में? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब मीडियम दिया हुआ है, क्लियर है, जब मीडियम, ठीक है, दिया है तो एप्सिलॉन r का यूज होगा, क्लियर है। तो अगर Fm को हम लोग फोर्स इन मीडियम मान लें, क्लियर है, Fm को क्या मान लें हम लोग, फोर्स इन मीडियम, तो Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r मॉड Q1 Q2 अपॉन में कितना बाबू r स्क्वायर। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? अब हम ठीक है बात करते हैं फिर से इन एयर की, इन एयर की। तो एयर में एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 हो जाती है, तो फोर्स को हम F नॉट मान लेंगे, क्लियर है। तो F नॉट क्या हो जाएगा, फोर्स इन एयर, क्लियर है। तो ये हो जाएगा F नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r का वैल्यू 1, क्लियर है, इंटू मॉड Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया फोर्स इन मीडियम और ये हो गया फोर्स इन एयर। फर्क क्या है, मीडियम जब रहेगा तो एप्सिलॉन r का काउंट होगा, नहीं रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत? अगर हम देखें ध्यान से, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, और इसको हम मानते हैं इक्वेशन 2, क्लियर है, और हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्लियर है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिए तो Fm अपॉन F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में बाबू r स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? यहां से अगर देखें तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इस पूरे से ये खत्म, सो आपको मिला क्या 1/εr, क्लियर है। सो Fm अपॉन F नॉट इज इक्वल टू 1/εr, बोले तो Fm, क्लियर है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको हम लोग पलट दें, उल्टा कर दें, तो F नॉट बाई Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन r, एंड इसी को कहते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर है। डाई इलेक्ट्रिक शब्द को भी समझिए, जनरली डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर को कहा जाता है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के बारे में, क्या करता है वो रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है लेकिन खुद रिएक्शन का पार्टिसिपेंट नहीं बनता है, क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाई इलेक्ट्रिक का खुद का काम कुछ वैसा ही है। डाई इलेक्ट्रिक क्या करता है, डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी को, क्लियर है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट कर देता है लेकिन खुद उसको कंडक्ट नहीं करता है। बात समझ रहे हैं, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एनर्जी या चार्ज इसको ट्रांसमिट कर देगा लेकिन वो खुद उसको कंडक्ट नहीं करेगा। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। सो अगर आप देखें ध्यान से इस पूरे पार्ट को, ठीक है, तो आपको जो रिलेशन मिला, क्लियर है, रिलेशन आपको क्या मिला, रिलेशन आपको मिला, ठीक है, कि Fm बाई एफ नॉट 1/εr है, एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, मतलब डाई इलेक्ट्रिक, और डाई इलेक्ट्रिक को यहाँ पे के सिंबल से डिनोट करते हैं, क्लियर है। इस रिलेशन को फिर से देखिए एक बार बाबू, यहाँ पे एफ एम अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू 1/εr है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर,
या एफ नॉट अपॉन के, एप्सिलॉन आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं। मतलब ये जो देख रहे हो ये फोर्स इन एयर है और नीचे डिवाइड किया हुआ है, ये क्या है, फोर्स इन मीडियम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मीडियम के आने से डिवाइड कर रहा है, मतलब कमेगा ये चीज, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि मीडियम के आने से, मीडियम के आने से फोर्स बिटवीन द चार्ज, है ना, फोर्स बिटवीन द चार्ज कम हो जाता है, क्लियर है। इस बात को समझिए, मीडियम के आने से फोर्स बिटवीन द चार्ज कम हो जाता है। फोर्स, क्लियर है, डिस्टेंस के बढ़ाने से भी कम होता है और डिस्टेंस के कम करने से बढ़ भी जाता है। देखिए 2-3 बातों को समझिए। पहला क्या है, पहला है कि डिस्टेंस को बढ़ाने से, क्लियर है, फोर्स कम जाता है, ठीक है। हम यहां पे इसको इस जगह पे लिखते हैं, ठीक है। यहां पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि डिस्टेंस के बढ़ाने से फोर्स कम जाता है और अगर मीडियम आया तो भी फोर्स कम जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? डिस्टेंस के बढ़ने से भी फोर्स कमता है और मीडियम के आने से भी फोर्स कमता है। कहीं कोई दिक्कत? समझ रहे बात? ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का बेसिक हो गया, क्लियर है। सो एक बारी समरी देख लेते हैं जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, क्लियर है। पहला फॉर्मूला क्या था, Q बराबर प्लस माइनस एनी, चार्ज की वैल्यू, सही है ना। फिर अभी हम लोग का कूलम्ब्स लॉ आया, F बराबर K मॉड Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर मीडियम होगा तो Fm, क्लियर है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, क्लियर है। मीडियम नहीं है तो फोर्स F नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, मॉड Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? उसके बाद F नॉट, सॉरी, Fm बाई F नॉट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन R, मतलब 1 डाई इलेक्ट्रिक के कांस्टेंट के, क्लियर है। Fm, क्लियर है, इज इक्वल टू F नॉट बाई के। कहीं कोई दिक्कत? ये हम लोग का समरी हो गया। इसी से पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, समझना। यहां से हम लोग का कॉन्सेप्ट एक एक करके स्टार्ट होगा, कॉन्सेप्ट 1, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है रिमूवल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। आ गई बात समझ में, रिमूवल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब आप समझो, क्लियर है, कि हमारे पास दो चार्ज, ठीक है, समझना ध्यान से। एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, R, ठीक है, दूरी कितनी है, R। इसके बीच का जो स्पेस है, समझ रहे हैं आप, इसके बीच का जो स्पेस है वो स्पेस में एक डाई इलेक्ट्रिक जो है वो भरा हुआ है, क्लियर है। क्या भरा हुआ है इसमें, एक डाई इलेक्ट्रिक, जिसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन R, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, क्लियर है। तो यहां पे आप देखते चलो, सबसे पहला सेपरेशन, ठीक है, बिटवीन द चार्ज, ये R है, चार्ज के बीच सेपरेशन R है, क्लियर है। और थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ये T है,
और ये दोनों आपस में बराबर है। क्लियर है? तो R इज इक्वल टू T। डन। अब क्योंकि यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो उस बीच उसके कारण फोर्स होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अब क्या है कि हमको डाइलेक्ट्रिक हटा देना है। क्लियर है? डाइलेक्ट्रिक जब है तो फोर्स की वैल्यू ये है, बोलो। डाइलेक्ट्रिक जब है तो फोर्स की वैल्यू ये है। अब अगर हमने डाइलेक्ट्रिक हटा दिया, ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक हटा दिया और हमको सेम फोर्स एज बिफोर चाहिए, तब क्लियर है? क्या करना होगा? डिस्टेंस बढ़ा देंगे। इस बात को समझिए, जैसे ही समझो ना बाबू, मान लो दो चार्ज है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक बीच में भरा हुआ है, उस समय इसका फोर्स मान लो फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन है। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक हमने हटाया, क्लियर है, डाइलेक्ट्रिक हटा, डाइलेक्ट्रिक के हटने से फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स मान लो बढ़ करके हो गया 120 न्यूटन। अब बिना डाइलेक्ट्रिक को लगाए हुए अगर हमको 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए, ठीक है, तो हमको डिस्टेंस बढ़ा देना पड़ेगा। बात समझिए कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को हटा रहे हैं, जैसे जब डाइलेक्ट्रिक है तो फोर्स कितना है? 100। डाइलेक्ट्रिक हटाए फोर्स हो गया 120, लेकिन नहीं, हमको यही 100 न्यूटन फोर्स चाहिए। डाइलेक्ट्रिक के हटाने के बाद क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोला कि अगर डाइलेक्ट्रिक हटा दिया जाए और हमको सेम फोर्स एज बिफोर चाहिए, तब हमको चार्ज के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? समझ रहे हो मेरी बात? चार्ज के बीच के डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले डिस्टेंस कितना था बाबू, आप लोग बताइए। पहले डिस्टेंस R था। अब हमने जो है, ठीक है, अब हमने क्या किया कि डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। तो उस केस में अब जो चार्ज की वैल्यू तो वही रही, Q1 और Q2, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया? R डैश। क्लियर है? डिस्टेंस क्या हो गया? R डैश। डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो उस केस में फोर्स क्या होगा? F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात? और जब डाइलेक्ट्रिक को हटा कर करके हमको सेम फोर्स चाहिए था, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन, दोनों की वैल्यू सेम होगी, सेम फोर्स है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहां हो गया, ठीक है, कि F इज इक्वल टू F डैश, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, Q1 Q2 बाई, अच्छा यहाँ पे R डैश का स्क्वायर होगा क्योंकि डिस्टेंस R डैश है। क्लियर है? तो R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R मॉड Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे देखोगे तो इससे ये कट गया, इस पूरे से ये पूरा कट गया। क्लियर है? तो तुमको यहां पे मिला क्या? तुमको यहां पे मिला 1/R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/R स्क्वायर एप्सिलॉन R। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर एप्सिलॉन R। ऊपर लेके चले गए दोनों को। क्लियर है? इसका मतलब R R डैश
इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर एप्सिलॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ, आर अंडर रूट एप्सिलॉन आर। आगे बात समझो, इसका वैल्यू क्या हो गया, आर अंडर रूट एप्सिलॉन आर। और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज तुम्हारा क्या है बाबू, ये जो है समझो यहां पे ध्यान से, ठीक है, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया नए डिस्टेंस का। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना ना यहाँ पे कि जो आर डैश है, आर डैश इक्वल्स टू आर अंडर रूट एप्सिलॉन आर है। यही आर डाई इलेक्ट्रिक की थिकनेस टी रही थी, और यही एप्सिलॉन आर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब देखो आगे चलो, पहले डिस्टेंस कितना था, पहले डिस्टेंस आर था, डाई इलेक्ट्रिक को हटाने के बाद डिस्टेंस आर डैश हो गया। क्लियर है, और आर डैश आर से बड़ा है, तो चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस हो गया आर डैश माइनस आर। क्लियर है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा आर। सो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डैश, आर डैश मतलब, ठीक है, आर, ठीक है, अंडर रूट एप्सिलॉन आर माइनस एप्सिलॉन, सॉरी माइनस आर, बोले तो क्या हो जाएगा बाबू, आर कॉमन अंडर रूट एप्सिलॉन आर माइनस 1। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। अगर इसी में तुमसे कोई फ्रैक्शन पूछ दे कि तो डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1। क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिमूवल ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। जेई का क्वेश्चन देखिएगा, नीट का क्वेश्चन, इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, खाली आपको सारा कॉन्सेप्ट याद रह जाए, क्वेश्चन कराएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा। बस इतना याद रखना है कि जब डाई इलेक्ट्रिक को हटाएंगे फोर्स बढ़ जाएगा, सेम फोर्स लाने के लिए हमको डिस्टेंस को क्या कर देना है, वापस से इंक्रीज कर देना, कहीं कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट सेकंड की, कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम। क्लियर है, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, फॉर दी फोर्स टू बी मैक्सिमम। मतलब हम चार्ज को किस तरह से डिवाइड करें कि उनके बीच जो लगने वाला फोर्स हो वो मैक्सिमम। क्लियर है, तो समझो ध्यान से, मान के चलो कि सबसे पहले तुम्हारे पास एक चार्ज है, क्लियर है, उसकी वैल्यू है Q। इसको दो हिस्सों में आपने डिवाइड किया, एक हिस्सा छोटा Q हुआ, तो दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिक Q माइनस स्मॉल q बना ना, इसको आपने R डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस पे रख दिया। क्लियर है, चलिए, तो एक ये हो गया Q और ये हो गया Q माइनस Q, डिस्टेंस R है। क्लियर है, अब इनके बीच फोर्स कितना है, जब तक मीडियम की चर्चा नहीं हो क्वेश्चन में तब तक फोर्स इन एयर है। आगे बात समझ में। सो इस केस में इनके बीच फोर्स है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। अगर हम देखें इसको तो हम इसको लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो अगर आप देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जिस चार्ज को हमने ब्रेक किया है कैपिटल Q वो भी कांस्टेंट था, सेपरेशन डिस्टेंस का उनके बीच में कांस्टेंट है, तो चार्ज का वेरिएशन, सॉरी फोर्स का वेरिएशन किस पे हो रहा है, चार्ज के ऊपर हो रहा है, Q पे हो रहा है, स्मॉल q पे। ठीक है, सो फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम, फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम, क्लियर है ना, फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए बाबू डी एफ बाई डी क्यू, चेंज इन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, इसको जीरो होना होगा। डी एफ बाई डी क्यू क्या हो गया, चेंज इन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू
चार्ज, ये जीरो हो गया, मैक्सिमम हो गया। क्लियर है? जीरो का मतलब d बाई डी क्यू है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जीरो। रूल क्या है डिफरेंशिएशन का, जो कांस्टेंट है आप उसको बाहर निकालिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर, डी डी क्यू बचा क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो। ये पूरा इधर आकर के जीरो हो गया। क्लियर है? सो डी बाई डी क्यू 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 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिला, जीरो। क्लियर है? डिफरेंशिएट करते हैं, क्यू बाहर, डी डी क्यू क्यू माइनस डी डी क्यू क्यू स्क्वायर बराबर जीरो। अब फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, डी डी एक्स, एक्स का पावर एन क्या होता है, एन एक्स का पावर एन माइनस वन। तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन हो गया क्यू, कहीं कोई दिक्कत, और ये हो गया माइनस टू क्यू बराबर जीरो। इसका मतलब क्यू बराबर टू क्यू, मतलब क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई टू, मतलब हाफ हो गया ये। ठीक है? सो इसका क्लियर मतलब हुआ कि अगर चार्ज को दो बराबर हिस्सों में बांटा जाए, क्लियर है, हम बोलेंगे अगर चार्ज को दो इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो फोर्स बिटवीन देम मैक्सिमम होगा। कहीं कोई दिक्कत? सो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए क्या करना होगा, चार्ज को दो बराबर हिस्सों में बांटना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो एक चार्ज है मान लो, ठीक है, एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, क्वेश्चन को समझो, एक चार्ज है, उसकी वैल्यू है 10 कूलम। क्लियर है? 10 कूलम उसकी वैल्यू है। अब बोल रहा है कि इसको किस तरह से डिवाइड हम करें कि उनके बीच जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। क्लियर है? आपके ऑप्शन है, पहला 2 कूलम एंड 8 कूलम, दूसरा 3 कूलम एंड 7 कूलम, सी ऑप्शन है 5 कूलम एंड 5 कूलम, और डी ऑप्शन है 4 कूलम एंड 6 कूलम। सवाल क्या है, समझ में आ रहा है? एक 10 कूलम चार्ज को किस तरह से हम डिवाइड करें कि उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम। तो सिंपल बात है, अगर फोर्स को आप मैक्सिमम चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फोर्स सॉरी, अगर चार्ज के बीच आप फोर्स मैक्सिमम चाहते हैं तो उस केस में आपको चार्ज को बराबर हिस्सों में तोड़ना होगा। तो ये बराबर हिस्सा नहीं है, ये बराबर हिस्सा नहीं है, ये बराबर हिस्सा नहीं है, ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 5 कूलम और 5 कूलम। क्लियर है? चलिए इसको यहां तक नोट कर लीजिए एक बार आप लोग। चलो, सो ये हो गया हमारा दो कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, और कॉन्सेप्ट का नाम है, कॉन्सेप्ट थर्ड हो जाएगा ये, ठीक है, और कॉन्सेप्ट का नाम है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसको न्यूट्रल पॉइंट जो कह लीजिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन या न्यूट्रल पॉइंट, अगला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन उस पोजीशन को कहा जाता है जिस जगह पे नेट फोर्स जीरो हो या बैलेंस फोर्स वहां पे हो। क्लियर है? सो दो चार्ज के बीच में न्यूट्रल पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा, इसको समझिए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में दो केस आएगा। पहला केस, ठीक है, केस वन। पहला केस क्या है कि अगर, समझना ध्यान से, अगर
चार्ज का नेचर, अगर चार्ज का नेचर सेम हो तो न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच में आएगा, ठीक है, और उस चार्ज के नजदीक होगा, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कम है। पहला पॉइंट एकदम ध्यान से याद करो, दो चार्ज है और दोनों चार्ज का अगर नेचर सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बीच में होगा, जहां पर नेट फोर्स 0 होगा। क्लियर है? और उसके नजदीक होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। क्लियर है? देखो, जैसे मान लो कि यहां पे एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, ये चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है, क्लियर है, Q2। दोनों के बीच दूरी R है, ठीक है, डिस्टेंस R है, ठीक है। अब यहां पे दोनों चार्ज का नेचर क्या है? सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, सेम होना चाहिए नेचर। तो न्यूट्रल पॉइंट जो इसका आएगा बाबू, वो इसके बीच में होगा। क्लियर है? मतलब मान लो यहां पे ये उसका न्यूट्रल पॉइंट है। क्लियर? इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एनपी, न्यूट्रल पॉइंट। इस न्यूट्रल पॉइंट पे तुम कल्पना करो कि एक चार्ज रख दो Q0, ठीक है। तो क्योंकि वो न्यूट्रल पॉइंट पे रखा हुआ है, इसका मतलब कोई फोर्स महसूस नहीं करेगा। मतलब हम यहां पे बोल सकते हैं कि एट एनपी एफ नेट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब समझो, यहां से इसकी दूरी, मान लो न्यूट्रल पॉइंट x डिस्टेंस पर रखा हुआ है Q1 से, तो Q2 से ये दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अब देखो, समझो ध्यान से, अब देखो यहां पे ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इधर ढकेलेगा। क्लियर है? तो उस केस में इधर ढकेलेगा, तो उस केस में F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0, क्लियर है, Q1 Q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? अब उसी तरह से यहां पे ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। समझ रहे हैं? तो उस केस में F2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में? अगर F1 बराबर F2 हो जाए तो पार्टिकल विल स्टेट एट दिस पॉइंट। अगर हम यहां पे बोले बाबू कि अगर इफ F1 इज इक्वल टू F2, क्लियर है, तो ये जो पार्टिकल है, इधर इस पे लग रहा था फोर्स F1, इधर इस पे फोर्स लग रहा था F2, तो ये पार्टिकल क्या होगा? विल रिमेन एट इट्स पॉइंट, अपने पॉइंट पे रहेगा, वही पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है। क्लियर है? मतलब ये F1 की वैल्यू और ये F2 की वैल्यू क्या है? सेम, तभी तो न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, Q1 Q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट किया है, मतलब दोनों बराबर होना ही होना। Q0 से Q0 काटे, इससे ये काटे। क्लियर है? तो अब तुमको फिर से क्या मिला बाबू? अब तुमको फिर से यहां पे मिला, देखो समझना ध्यान से, Q1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर, क्लियर है, बराबर Q2 बाई
r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको हम लोग लिख सकते हैं r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर Q2 बाई Q1। क्लियर है? अब x दूरी किससे ली गई है? Q1 से, तो रेशियो क्या होगा? Q2 बाई Q1। ये ध्यान देना है, दूरी हम किससे लिए हैं? x, Q1 से, तो हम Q2 बाई Q1, ये सब रेशियो बहुत ध्यान देना है। तो चलो, ये चीज यहां से तुमको क्या मिली? ये तुमको मिल गई बाबू यहां से r माइनस एक्स अपॉन एक्स। क्लियर है? r माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट Q2 बाई Q1। हाँ या ना बोलिए? ठीक है, तो r बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। क्लियर है? यहां से r बाई एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1। क्लियर है? आ गई बात समझ में? ये वैल्यू जो है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, इसको तुम ध्यान से समझिएगा, काहे कि क्वेश्चन जो है हम आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो, सो यहां से क्लियर है, यहां से जो x है, x बराबर r, ठीक है, x इधर आ गया, बाकी पूरा नीचे चला गया, अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1। बस ध्यान क्या रखना है, जिससे आप दूरी लीजिएगा वो Q1 होगा। ठीक है, हम यहां ध्यान लिख देते हैं, ध्यान देना है कि जिस भी चार्ज से दूरी लिया गया है वह Q1 है। क्लियर? ऐसा नहीं कि रेशियो अगर उल्टा लिख दीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखो, अगर अब समझो इसी में एक एग्जांपल, तब अब मान लो कि एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज भी है Q, दोनों सेम है, दोनों सेम है, डिस्टेंस इसके बीच में R है। क्लियर है? तो x बराबर क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट यहां कहीं होगा, न्यूट्रल पॉइंट उस केस में यहां पे कहीं होगा ना जी, इस जगह पे देखो क्या होगा, x बराबर फॉर्मूला है r अपॉन अंडर रूट। अब दूरी अगर हम इससे लेंगे तो ये Q1 होगा, इससे लेते तो ये Q1 होता। ठीक है, तो Q1 और Q2 सब तो सेम ही है, तो Q2 बाई Q2 बाई Q1 जो है वो हो जाएगा आपका Q बाई Q प्लस 1, ये कट करके 1 हो गया, अंडर रूट 1 का 1 हो गया, ये मतलब R बाई 2 हो गया। अगर चार्ज बराबर है तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में। क्लियर है? हम क्या बोलेंगे, अगर चार्ज सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट मिडिल, मतलब बीच में, कहीं कोई दिक्कत, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो केस 3 समझ में आ गया। केस 3 क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन या न्यूट्रल पॉइंट। उसमें क्या था, अगर चार्ज का नेचर सेम होगा हमेशा न्यूट्रल पॉइंट बीच में होगा, बाहर में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? और बीच में उस चार्ज के नजदीक होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बाबू? कम है। जो छोटा होगा जिसका मैग्नीट्यूड, वहां साइन मत देखिएगा, मैग्नीट्यूड देखिएगा। कोई दिक्कत? चलो अब इसी में चलते हैं हम लोग, अब अपना अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी का दूसरा केस, अगर मैग्नीट्यूड, अब देखो मैग्नीट्यूड सेम का मतलब हम बता रहे हैं दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव। अब अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तब क्या करेंगे? क्लियर है? देखो समझना, केस 2, ठीक है, केस 2, अगर चार्ज का नेचर अपोजिट हो। क्लियर है? अगर चार्ज का नेचर अपोजिट हो तो न्यूट्रल पॉइंट
ठीक है, बीच में लाई नहीं करेगा, बाहर में करेगा, बाहर में लाई करेगा, और उस चार्ज के तरफ होगा, उस चार्ज के तरफ होगा, क्लियर है ना बाबू, जिसका मैग्नीट्यूड कम है। ये समझो, समझ में आया? अगर दोनों चार्ज सेम है न्यूट्रल पॉइंट बीच में, अगर दोनों चार्ज सेम नहीं है तो न्यूट्रल पॉइंट बाहर में। कहीं कोई दिक्कत? चलो देखो समझाते हैं। मान लो ये हो गया एक चार्ज प्लस Q1, अब मान लो ये है माइनस Q2, अपोजिट हो गया नेचर। अब इसके बीच में तुम एगो चार्ज रखो, देखो खाली इसके बीच में, चलो हम यहां पे एगो चार्ज रख दिए Q0, जो रखना है पॉजिटिव नेगेटिव Q0 रख दिए। अब क्या होगा, ये वाला इसको तो रिपेल करेगा, सेम नेचर हो गया दोनों का, क्लियर है? F1 इधर आ जाएगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, क्लियर है? दोनों सेम लाइन पे आ गया, ये कभी जीरो होगा? कभी भी जीरो नहीं होगा, क्लियर है? इसका मतलब बीच में न्यूट्रल पॉइंट आएगा ही नहीं। चलो ठीक है, अब क्या करो कि Q1 और Q2, चलो बीच में तुम जो है माइनस Q0 रख दो, क्लियर है? माइनस Q0, तो ये हाँ एक नेचर नेगेटिव है। अब क्या है कि ये वाला इसको क्या करेगा बाबू, अपनी ओर खींचेगा, ये वाला इसको रिपेल करेगा। फिर देखो कभी भी हो सकता है न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट होने के लिए दोनों फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा, F1 बराबर F2 होना पड़ेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए, है ना? ठीक है, तो इस केस में न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो हम बताते हैं, ठीक है? अब यहां पे एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2 माइनस Q2, कहीं कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, अब क्या हो सकता है कि इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 बड़ा होगा, तो छोटा कौन है? Q2 छोटा है, जो बड़ा है Q1 बड़ा है तो छोटा Q2 होगा। उस केस में न्यूट्रल पॉइंट बाहर में लाई करेगा, क्लियर है? बाहर में लाई करेगा, और कहां करेगा? Q2 के नजदीक करेगा। अगर इसी में होता, क्लियर है, कि इफ Q1 इज लेस देन Q2, हम लिख देते कि नहीं सर Q1 छोटा है, तो न्यूट्रल पॉइंट फिर से बाहर में लाई करता, लेकिन Q1 की तरफ करता, तो यहां पे उस केस में न्यूट्रल पॉइंट यहां पे करता लाई। आ गई बात समझ में? बीच में खाली नहीं करेगा। तो ये देखेंगे कि छोटा कौन है, अगर Q1 छोटा है Q1 की तरफ करेगा, अगर Q2 छोटा है तो Q2 की तरफ करेगा, क्लियर है? चलिए तो इसका डेरिवेशन फॉर्मुलेशन देखा जाए थोड़ा सा, क्लियर है? सो यहां पे चार्ज है, क्लियर है, Q1 और यहां माइनस Q2, और हम इन जनरल न्यूट्रल पॉइंट को जो है हम इधर Q1 से दूरी लिए थे, तो हम यहीं पे ये Q0 मान लेते हैं, क्लियर है? मान लिए कि Q1 छोटा है, ठीक है? तो इससे दूरी x हो गई, तो इससे दूरी कितनी हो गई? R प्लस एक्स, हुआ ना बाबू? अब देखो ये वाला जो है चार्ज, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा बाहर, तो फोर्स कितना होगा? F1, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन में क्या? एक्स स्क्वायर, क्लियर है? ये इक्वेशन 1 हुआ। उसके बाद अगर आप देखो तो ये वाला जो है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा फोर्स F2,
एक उधर एक इधर, न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर है? तो उस केस में, ठीक है, उस केस में F2 की वैल्यू देखना ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन में R प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। क्लियर है? अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो दोनों बराबर होगा। क्लियर है? हम जानते हैं ना कि एट न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, एट न्यूट्रल पॉइंट एफ नेट इज इक्वल टू 0 और F1 बराबर क्या हो जाता है? F2। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नेट फोर्स 0 होता है। तो देखिए ये वाला बराबर हो जाएगा, है ना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, Q2 Q0 बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसमें अगर देखो Q0 से Q0 काट दिए, 4 पाई से 4 पाई काट दिए एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो क्या मिला? Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? R प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई Q1। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, Q2 बाई Q1। ठीक है? तो R प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट Q2 बाई Q1। क्लियर है? ये हो गया R बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1। क्लियर है? R बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1 माइनस 1। सो x इक्वल्स टू R बाई अंडर रूट Q2 बाई Q1 माइनस 1। दोनों फॉर्मूला में तुम खाली फर्क देखो, सेम फॉर्मूला है, फर्क क्या है? x बराबर R बाई अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1 और इसमें क्या है? माइनस 1। दोनों में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जिस भी चार्ज से हम दूरी लेंगे उसको हम Q1 मानेंगे। क्लियर है? जिससे भी हम दूरी लेंगे उसको हम क्या मानेंगे? Q1 और बाकी वाला Q2 हो गया। क्लियर है? आगे बात समझ में, इसको भी लिखो।